Start. All the students of craft classes, including boys and girls, और आज YouTube के माध्यम से हम लोग का प्रयास है विराट क्लासेस का, अनमित का, कि जितने भी परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग को YouTube के माध्यम से लगातार हम लोग भेजने का काम भी कर रहे हैं। और जैसा हमें पता चला कि छात्रों के द्वारा मांग की गई कि मैथ के अलावा कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान वगैरह के भी टॉपिक को बताया जाए, और वो सही भी है, आप लोग की मांग जायज़ भी है, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग का एक प्रयास भी ये करना है कि लगातार हम लोग अपने घर में रहकर जितना यूट्यूब या अन्य जो माध्यम है उसके जरिए हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपसे एक मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए, और हम लोग के द्वारा भी किया जा रहा है। और एक और निवेदन है कि अगर आपके घर के अगल बगल अगर कुछ नीडी पर्सन्स अगर रह रहे हैं जिनको ज़रूरत है किसी भी तरह की मदद की, चाहे आप उसको 1 रोटी से, 2 रोटी से, 5 रोटी से भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम संविधान पढ़ा रहे हैं और उसमें हमारी कुछ मौलिक कर्तव्य और अधिकार की भी बात कही गई है। तो केवल पढ़ने और किताबें में बात करने से नहीं होगा, कुछ उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में धरातलीय स्थल पे हम लोग को लाना भी है। तो आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि आपके मोहल्ले में अगर आपको कुत्ते नज़र आते हैं, गाय वगैरह नज़र आते हैं, तो आप उनको 2 रोटी 1 रोटी से इस लॉकडाउन में मदद कीजिए, क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। आदमी तो मांग कर भी खाना खा ले रहा है, लेकिन नित्य तत्व में भी ये सब बताया गया है, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो एक आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। अब उसके बाद हम लोग परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं हम लोग उस पर आएंगे। और जैसा भी हम जब भी विराट क्लासेज में जब भी पूर्व की भांति हम जब भी क्लास वगैरह लिया करते थे, तो एक हमारी एक शुरू से ये रही है कि सबसे पहले हम कुछ जो टॉपिक्स हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उसको हम वाया डायग्राम या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम उसको पहले लिखते हैं, ताकि आपको ये लगे, क्योंकि जब एक मन में ये भी आता है कि जब संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आप लोग पढ़े भी होंगे कि लग गए, तो क्या संविधान तो इतना बड़ा है और कई चीज़ें जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो विदेशों के संविधान से भी यहाँ पे लाए गए हैं। तो एक परीक्षार्थी के मन में ये होता है कि हम कौन से टॉपिक को पढ़ें, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स क्या क्या हैं, या किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल बनते हैं, या एसएससी रेलवे में कौन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि सबसे पहले वो जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसको हम इस बोर्ड पे पहले हम लिख देंगे, और लिखने के बाद हमारा आज जैसा अमित ने आप लोग को व्हाट्सएप के जरिए और यूट्यूब के जरिए आपको अमित ने मैसेज कर भी दिया था कि आज हम लोग मौलिक अधिकार के विषय पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग डेली आप लोग को आधे घंटे 45 मिनट का जो भी यूट्यूब जो होगा बनाकर आप लोग को टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग लगातार, कब तक, जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग और सरकार के जितने भी नियम वगैरह हैं उसको पालन करते हुए हम लोग इस पूरे जितने भी महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, हम लोग उसको आप लोग तक वाया यूट्यूब, वाया फेसबुक, जैसे भी हो, वाया व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोग उसको लगातार हम लोग भेजने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग भी धैर्य बना के रहिए। आप लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग कोचिंग नहीं आ रहे तो हम लोग की पढ़ाई बाधित हो रही है, ऐसा भी नहीं है। आप लोग घर पे भी रहकर बढ़िया से, अभी बहुत बढ़िया समय है कि आप अपने माँ पिताजी के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दादी लोग के साथ खूब बढ़िया सा समय बिताइए। और ये बहुत बढ़िया एक समय मिला है कि आप अपने परिवार के साथ इस समय को अच्छी तरह से बिता सकते हैं। तो कुछ हम अभी टॉपिक्स लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग अपने महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आएंगे जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, फंडामेंटल राइट पे, मौलिक अधिकार पे, उस पर हम लोग बताने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उसको हम लिख रहे हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि किसी भी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें ये जरूरी होता है कि इसके कुछ ऐतिहासिक काल भी रहे होंगे, कि वो क्या कारण था कि भाई हमें संविधान पढ़ना पड़ रहा है, वो क्या कारण था कि इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है। इसके कुछ ना कुछ हर एक चीज़ों की एक अपना काल होता है। तो संविधान का भी एक समय था, इसमें भी समय समय पे काफ़ी अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, और इसकी जनरली संविधान होता क्या है, आखिर ये पढ़ना जरूरी क्यों हुआ, उसके बाद वो कौन कौन से समय थे, इसमें क्या क्या
वो ज़रूरत वाली चीज़ें संशोधन करके हटाई गई, क्या क्या उसमें और क्या किया गया, वो सब सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको संविधान में जितने भी हिस्टोरिकल उसके बैकग्राउंड हैं, ऐतिहासिक जो भी तथ्य हैं, जिसमें बहुत सारे अधिनियम आप पढ़े होंगे, 1919 का, 1909 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो ये सब सारे आपको अधिनियम उसमें पढ़ने हैं। 5-6 अधिनियम वैसे हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको संविधान में इसके जो हिस्टोरिकल जो पीरियड है उसको आपको जानना है। हिस्टोरिकल पीरियड में कौन कौन से जो टॉपिक आएंगे, तो उसमें आएंगे आप भारत शासन अधिनियम को पढ़ लीजिए, 1919 का अधिनियम पढ़ लीजिए, 1909 का पढ़ लीजिए, तो ये सब सारे 1883 का पढ़ लीजिए। ये सब जितने भी अधिनियम हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये जो टॉपिक का हमने जो नाम दिया है इसको हम बोल रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसके बाद आप दूसरा जो लिखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद आपका जो दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका होगा संविधान लक्षण विशेषता। उसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद आपको यह है कि आप पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान फेडरल भी है और उसके क्या क्या लक्षण हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ना है। उसमें आप पढ़ेंगे प्रस्तावना, पढ़ेंगे प्रस्तावना के बाद और बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, सीधे आप आ जाइए मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको उपराष्ट्रपति के साथ पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है संसद पढ़िए, विधानमंडल पढ़िए। उसके बाद आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद आप पढ़िए लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में भी पढ़ना, इससे भी सवाल आते हैं। तो राज्यपाल भी इसमें ऐड कर लीजिए, भारतीय निर्वाचन आयोग। उसके बाद आप संशोधन, उसके अलावा आप अनुच्छेद 352 से 360 भी पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है अतिरिक्त जो हम लोग का जो बचा रहेगा इस टॉपिक के अलावे। देखते हैं कि भाई परीक्षा में हमेशा पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं कि किस टॉपिक से अब ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, तो उसमें हम लोग जनरली इस टॉपिक से आपके ज़्यादा ही सवाल आएंगे और जनरली इसी पे पूरा डिपेंड भी रहता है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अतिरिक्त में जो टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको बाद में उसको ऐड करके हम लोग उसको बताने का प्रयास करेंगे। जनरली आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान में इसकी क्या भूमिका रही है, और आखिर वो क्या कारण था कि मौलिक अधिकार की चर्चा आपके भारतीय संविधान में की गई। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया, इसकी ज़रूरत क्या थी, आप ये सबको आपको पता है कि कहाँ से लिया गया। उसके बाद है कि प्रजातांत्रिक देशों में मौलिक अधिकार और संविधान में क्यों शामिल किए गए। उसके बाद आपको जानना है कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार ये क्या है, क्योंकि दोनों में अधिकार वर्ड लगा हुआ है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मानव को ही मौलिक अधिकार भी मिलते हैं, किसी जानवर वगैरह को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले ये भी जानना है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये आपको जानना है
कि मानवाधिकार वो होते हैं कि जो व्यक्ति बाय बर्थ, जैसे ही वो जन्म लिया, कुछ अधिकार उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो किसी भी देश के संविधान में लिखा हो या न लिखा हो, तो आपका मानवाधिकार हो गया। मौलिक अधिकार ये होता है कि किसी देश के संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को, ध्यान देना है, वहाँ के नागरिकों को, भारत में भारतीय संविधान में कुछ वैसे उपबंध हैं जो कुछ मौलिक अधिकार यहाँ गैर नागरिकों को भी मिले हैं। गैर नागरिक यहाँ पे बोलने का तात्पर्य हुआ कि जो विदेशों के नागरिक हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 21, ये सब कुछ वैसे अधिकार हैं जो विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त हैं। हम यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकार मतलब कि वैसे अधिकार जो किसी देश के संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को बेसिकली दिया गया है, मुख्यतः दिया गया है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो ताकि वो उस संस्था में, उस अपीलात अथॉरिटी में जा सकते हैं कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे कहने का जो तात्पर्य हुआ, मौलिक अधिकार मतलब कि वैसे अधिकार जो संविधान द्वारा उस देश के नागरिकों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो, उनके विकास में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। अब होता है कि बाधा उत्पन्न हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा? तो बाधा अगर उत्पन्न होता है तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर बाधा उत्पन्न होता है तो उसके लिए एक अथॉरिटी अनुच्छेद 32 में बताई गई है कि आप वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर आपको न्यायालय के द्वारा उसमें बताया गया है कि आप रिट फाइल कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, और इस रिट के माध्यम से आपको फिर जो भी हानि हुई है तो वो आपको सरकार के द्वारा या उसमें जो भी हो उसमें आपको क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो सबसे पहले है कि हम लोग चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। आप जब आपके पास जो किताब होगी लूसेंट या और जो दूसरे जो कि अगर पब्लिकेशन की किताब होगी उसमें वो मेंशन किया हुआ है कि जनरली मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को बेसिकली ध्यान देना है कि 14 से जनरली परीक्षा उपयोगी जितने भी सवाल आते हैं वो 14 से आते हैं। 12 से जनरली बताया गया है कि मौलिक वो राज की परिभाषा दी गई है कि राज मतलब कौन कौन उसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि आप मौलिक अधिकार जनरली कब वो शून्य माना जाएगा या कब ये माना जाएगा कि वो मौलिक अधिकार या कोर्ट के द्वारा वो शून्य घोषित किया जाता है कि ये जो नियम बनाए गए हैं वो मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में है। जनरली 14 से आपका स्टार्ट होता है कि मौलिक अधिकार में जनरली सबसे पहले अनुच्छेद 14 जो है वो आपको बताता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो उसमें यह है कि सबसे पहले मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 में 2 बातों की चर्चा की गई है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ मतलब कि विधि के समक्ष समता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ मतलब कि विधि से समान संरक्षण। ये दोनों चीज आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जानना है कि विधि के समक्ष समता, सबसे पहले आप ये जानिए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। उसके बाद आपको ये जानना है कि मौलिक अधिकार में उन्होंने 14 में 2 बातों की चर्चा की गई है, विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधि से समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधि से समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग को समझना यह है कि विधि के समक्ष समता क्या होता है। विधि के समक्ष समता जनरली होता है कि विधि के समक्ष सब कोई बराबर हो, मतलब कि वहाँ पे किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन वगैरह फॉलो नहीं की जाएगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब कि आप विधि के नज़र में सब कोई बराबर हैं। विधि से समान संरक्षण की बात जो कही गई है कि वहाँ पे संरक्षण मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष को, किसी क्लास को हम कुछ समय के लिए उनको संरक्षण देंगे, और ये भी मतलब कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ का ही पार्ट माना जाएगा। संरक्षण मतलब कि हो सकता है कि जिसमें समता का अधिकार बनाया गया हो, कुछ वैसे क्लास रहे होंगे, कुछ वैसे लोग रहे होंगे कि जिनको उस समय संरक्षण करना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए वहाँ पे संरक्षण शब्द की बात कही गई है। तो ये आपको जानना है। तो अनुच्छेद 14 में 2 बातों की चर्चा की गई है, विधि के समक्ष समता, विधि से समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वो आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समान संरक्षण की जो बात कही गई है वो आपका अमेरिका से संविधान से लिया गया है। संरक्षण किसको किया जाएगा? तो वहाँ पे क्लास की बात कही गई है। क्लास में पुरुष भी आते हैं, महिला भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं,
तो वहाँ पे जनरली उनको संरक्षण की बात कही गई है। अब उसके बाद आपके जो परीक्षापयोगी जो और जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि इन आधारों पे सरकार भेदभाव नहीं करेगी। कौन कौन से आधार ये परीक्षा में आते हैं, वो कौन कौन से आधार हैं, हम उस आधार को आपको हम इस बोर्ड के माध्यम से बता रहे हैं। वो कौन कौन से आधार हैं। 15 में जनरली आपका बताया गया है कि जाति, जन्म स्थान, ये सब 5-6 चीजों की उसमें चर्चा की गई है कि इन आधारों पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उसमें अनुच्छेद 15 में जो क्या है, सबसे पहले है अनुच्छेद 15, उसमें बताया गया है जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, नस्ल, ये आपको जानना काफी जरूरी है। जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग और नस्ल। जब भी कोई फॉर्म वगैरह भी भरते होंगे परीक्षा उपयोगी, तो उसमें आपको ये बताया जाता हो, कुछ पूछा जाता है कि आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, आपका लिंग क्या है। आप देखते होंगे वो ऑप्शन आता है कि मेल फीमेल, अब तो ट्रांसजेंडर का भी आ गया है ऑप्शन, तीसरा जो ऑप्शन है। आखिर मतलब इसका क्या ये सरकार चाहती है कि हम आपके साथ भेदभाव करें? नहीं, वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है कि मतलब कि अगर आरक्षण वगैरह देना हो तो आपको उस इंफॉर्मेशन गैदर करके, अगर आप आरक्षण के हकदार हैं तो आपको आरक्षण दिया जाएगा, इसके लिए वो करती है। तो इसमें जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कैसे, तो इनमें से अनुच्छेद 15 में कौन से वर्ड, कौन से शब्द शामिल नहीं है। तो आपको ये 5 वर्ड जो है आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है? जाति, धर्म, जन्मस्थान, लिंग और नस्ल। एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं आपके देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 15 में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन ऐसे रहेंगे: जाति, धर्म, जन्मस्थान, लिंग, नस्ल। दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग, नस्ल। तीसरा आपका ऑप्शन रहेगा नस्ल, जाति, जन्मस्थान, लिंग, धर्म। चौथा का रहेगा धर्म, समुदाय, जाति, जन्मस्थान, लिंग। और आप देख रहे हैं कि ये जो 3 जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में सेम वही जो वर्ड है, केवल हमने आगे पीछे कर दिया। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही कर दिया जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है उसमें आप देखिएगा ध्यान से, बताया गया है कि धर्म, समुदाय, जाति, जन्मस्थान, लिंग। एक जो इसमें जो वर्ड आ रहा है समुदाय, अनुच्छेद 15 में समुदाय वर्ड की चर्चा नहीं की गई है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा शब्द शामिल नहीं होगा? तो चौथा जो आपका ऑप्शन है वो आपका शामिल, मतलब वो आपका सही होगा। बाकी जो तीनों जो हैं वो आपके ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से सवाल अनुच्छेद 15 में आते हैं। 16 जो बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। हाँ, अनुच्छेद 15 में एक और जो पोर्शन जो है, अनुच्छेद 15 का जो पार्ट 3 है, 15(3), उसमें यह बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए, अभी हमने बताया कि लिंग के आधार पे सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, सही चीज है, नहीं करेगी। लेकिन अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि सरकार महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ कानून बना सकते हैं। तो अब आपके सामने ये सवाल आ रहा है कि जब अनुच्छेद 15 में लिंग की बात कही गई है, लिंग में मेल या फीमेल, तो महिलाएं क्या हैं, वो लिंग में ही शामिल होंगी, फीमेल जो ग्रुप है। तो बता रहा है कि अनुच्छेद 15 बोल रहा है कि इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 15 का जो पार्ट 3 है, अनुच्छेद 15 का 3 जो है वो बोलता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार कानून बनाएगी। तब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि भाई एक तरफ तो करिए कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे,
और उसमें फिर एक क्लॉज जुटा हुआ है कि इन आधारों पे कानून बना भी सकता है। तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि ये क्या है, भेदभाव की तरह से तो भेदभाव हो रहा है। तो भेदभाव नहीं हो रहा है। हमने बताया था अनुच्छेद 14 में कि विधि से समान संरक्षण, तो हमने बताया कि संरक्षण किसी व्यक्ति विशेष, किसी क्लास को दिया जाएगा। तो महिलाएं क्या है, क्लास है। तो उसमें क्या है कि उस समय इनको इनके पूरे विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए अगर ये जरूरी लगता है तो इस कानून के अंतर्गत सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए कानून बना सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखते होंगे कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को, आप देखे होंगे, रिजर्वेशन दिया 35%। 35% मतलब कैसे, तो 17.5 आपके अनरिजर्व कैटेगरी में से सीट कटेंगे और 17.5 कटेंगे आपके रिजर्व कैटेगरी से। वहां मतलब क्या, तो वही अनुच्छेद 15 का ही इन्होंने सहारा लिया और महिलाओं को इन्होंने रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन देने का मकसद क्या होता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, वैसे वर्ग जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, वो भी अन्य लोगों की तरह आगे बढ़े। इसलिए जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसको लाया गया। और हमको इसको हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोचना चाहिए। जिस प्रकार एक घर में कमजोर बच्चा होता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको कुछ न्यूट्रेला खिलाकर, कुछ न्यूट्रिएंट्स खिलाकर, ताकि ये अन्य बच्चे जो मजबूत हैं घर में उनके लेवल का आ जाए। तो सेम उसी प्रकार रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है कि जिसमें उस समय जो वैसे वर्ग, वैसे क्लास जनरली उसमें इनको वाकई में रिजर्वेशन देना है ताकि अन्य लोगों के बराबर खड़ा हो जाए। तो इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है। कई लोग बार बार इसका विरोध भी करते हैं, तो उनकी अपनी वो वस्तु स्थिति रही होगी, लेकिन रिजर्वेशन को सही तरीके से दिया जाए और सही तरीके से दिया भी जा रहा है। और ये जरूरी भी है लोगों को देना, ताकि वो सब भी अन्य लोगों के बराबर में आ जाए। आप देखेंगे आज के कुछ समय पहले तक महिलाएं सरकारी नौकरियों में उनकी जो भागीदारी होती थी काफी कम होती थी। अब आप देख रहे हैं कि आप बिहार पुलिस देख लीजिए, विराट क्लासेस के कितने छात्र छात्राएं भी देखे हुए कि अरे हर एक तरह के नौकरियों में गए। क्यों गए, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। अगर उनको मौका नहीं मिलता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं या लड़कियां बिहार पुलिस, सेना में, या जो भी एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता। उनको लोगों के बराबर लाना था। और बहुत खुशी होती है कि अगर रिजर्वेशन मिला तभी वो आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो लोगों की सेवा में भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का देखिए कहाँ तक फायदा लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमको हमेशा इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही सोचना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब अनुच्छेद जो 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कि लोक नियोजन मतलब कि सरकारी जितने भी नौकरियां होती हैं तो उसमें अवसर की समानता, मतलब कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें जो कुछ क्लाउजेज हैं उसमें रिजर्वेशन की बात कही गई है कि इन कैटेगरियों को हम रिजर्वेशन देंगे। जरूरी भी है देना। अगर आप उनको नहीं देंगे तो वो अन्य लोगों के बराबर नहीं आ पाएंगे, वो वंचित रह जाएंगे। तो रिजर्वेशन का जो मेन जो मोटो है, मेन जो मकसद है कि वंचित लोगों को अन्य लोगों के बराबरी तक लाना, यही मेन इसका मकसद है। तो आप अनुच्छेद 16 में जब आएंगे तो अनुच्छेद 16 में भी ऐसे ही कुछ वर्ड के बारे में बताया गया है कि ये लोक नियोजन में किस किस आधार पे आपको अवसर की समानता मिलेगी, किस किस आधार पे आपको मतलब कि अवसर की समानता नहीं मिलेगी। उसको भी हम व्हाइट बोर्ड पे मतलब कि लिखने के जरिए आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि अनुच्छेद 16 में आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, लोक नियोजन में किसको अवसर की समानता मिलेगी, क्या उसमें विदेश से भी व्यक्ति शामिल होंगे या केवल भारत के नागरिक को ही लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी। सबसे पहले ये भी आपको कंफर्म होना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 16 में जनरली जो भारत के जो नागरिक होंगे उनको ही सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता मिलेगी। और उसमें अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोग सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। लेकिन उसमें जो कुछ क्लाउजेज हैं जैसे 16(4), 16(4) क, 16(5), इसमें बताया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मतलब क्या है
कि इन कैटेगरी के जो लोग आते हैं तो लोक नियोजन में इनको अवसर की समानता के साथ साथ कुछ इनको रिजर्वेशन भी मिलेगा, कुछ इनको आरक्षण का भी प्रावधान है, तो ये इसके हकदार होंगे। और फिर आप सुने होंगे कि 10% जो वीकर सेक्शन है सामान्य जातियों के, उनको भी 10% रिजर्वेशन जो मिला है, तो वो भी अनुच्छेद 16 के अनुसार ही उसमें अमेंड किया गया, संशोधन किया गया और उसके अनुसार इनको भी शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें हम लोग को याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद जो 17 है, अनुच्छेद 17 में ज्यादा ये कुछ नहीं आता है, बस उसमें ये सवाल आता है कि अस्पृश्यता का अंत। आपको जनरली जानना है कि इसमें यही सवाल बनते हैं कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आपको टिक आउट करना है कि अनुच्छेद 17 में। उसका अनुच्छेद जो 18 है, एवैल्यूएशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। अब कैसे उपाधि का अंत होगा भाई? तो अंग्रेजों के समय में कुछ लोगों को कुछ उपाधियां दी गई थी, तो उसकी समाप्ति करना है ताकि समाज में एक भेदभाव की स्थिति पैदा न हो। कुछ आपके उपाधि रहेंगे जैसे सेना में जो दी जाते हैं, जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, तो ये सब वैसे उपाधि हैं जो व्यक्ति को उनके योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय में क्या होता था कि योग्यता के आधार पर ये उपाधि नहीं दिए जाते थे, जो इतना चापलूसी करे अंग्रेजों का उसके आधार पर मिलता था। तो उसीलिए उसी चीज को हटाने के लिए, इस भेदभाव की दूरी को कम करने के लिए अनुच्छेद जो 18 है उसमें यह बताया गया कि हम उपाधियों का अंत करेंगे ताकि समाज में एक भेदभाव की स्थिति पैदा न हो। और कुछ उपाधि रहेंगे जैसे डॉक्टरेट की किसी को उपाधि मिलती है, सेनाओं में मेजर कर्नल की उपाधि है तो भी वो उपाधि है उनके योग्यता के आधार पर मिलता है, वो कितना सेवा देश का कर रहे हैं, कितना लोगों का सेवा कर, उसको आधार पर मिलता है। कुछ भारत सरकार के द्वारा कुछ वैसे क्रियाएं की जाती हैं, कुछ वैसे कार्य कर जाते हैं, उसके आधार पर जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, तो ये सब ऐसे उपाधि हैं जिनका आप इसको नहीं हटाना है। वैसे उपाधियों को हटाने का मकसद है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कि जनरली जो अंग्रेजों के द्वारा उस समय दिए गए थे बिना किसी योग्यता के, तो वो उसको हटाने की बात कही गई है ताकि समाज में भेदभाव की और भ्रम की स्थिति पैदा न हो। अब हम अनुच्छेद 19 पे आएंगे जिसको बताया जाता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें बहुत सारे आपके अधिकार दिए हुए हैं कि राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 19 से काफी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे भी कई एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या और जो भी एग्जाम आप लोग देंगे, कॉम्पिटिटिव या कई लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम बीएड का या बीए का या जो भी अंतर के जो भी एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी अनुच्छेद 19 से और संविधान का ये जो पार्ट है उससे ये सब सवाल आते रहते हैं। तो इस पर भी हम लोग को संक्षेप में चर्चा करना काफी जरूरी है। तो अनुच्छेद 19 जो बताया गया है, राइट टू फ्रीडम की बात कही गई है। राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद आपका आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 में 6 पार्ट हैं, 19 का, 19 ख, 19 ग, घ, अंग, च, छ। तो ये आपको सभी पार्ट को जानना जरूरी है, कहीं ना कहीं ये पार्ट से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इसलिए आपको 19 क, ख, ग, घ, अंग आपको ये जानना जरूरी है। उसके बाद है कि अब सवाल आता है कि क्या आर्टिकल 19 को भी समय समय पे सस्पेंड किया जा सकता है, क्या उसको कुछ समय पे रोका जा सकता है? तो ऐसे प्रावधान हैं कि अगर आपके देश में 352 वाली स्थिति हो जाए, 354 में जो बातें कही गई है, 360 में जो बातें, 356 में जो बातें कही गई है, 360 में जो इमरजेंसी प्रोविजन है, तो इमरजेंसी प्रोविजन में जनरली आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसमें कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता की बात हो और सरकार को लगता है कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देना है, तो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी आपका जीता जाता उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। 3 दिन पहले मुंगेर में एक काफी कोरोना के जो केसेस हैं काफी बढ़े हैं। उसमें उन्होंने क्या आया, वहां के डीएम और एसपी का आदेश आया कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आप पढ़े होंगे अनुच्छेद 19 में, आप पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है
और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, कि मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता के जरिए आप अपनी भावनाओं को, अपने जो भी चीज़ें हैं, आप उसको प्रेस के जरिए आप सरकार के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता भी है, एक तरह से मौलिक अधिकार में ही आती है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि अगर देश की अखंडता, एकता या लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ की अगर बात हो तो वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता या आर्टिकल 19 में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। तो उसी का हम उदाहरण बता रहे हैं कि इमरजेंसी अगर प्रोविजन हो तो आर्टिकल 19 को हम कुछ समय के लिए सस्पेंड सरकार करती है। अभी जस्ट 3 दिन पहले आप पेपर में भी आया होगा कि मुंगेर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया कि मुंगेर के एसपी और डीएम साहब का ये कहना था कि काफ़ी कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज हैं, इसलिए हम मीडिया कर्मियों को हम आने जाने से रोक रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम सबसे पहले बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, राइट ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत आता है। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि कुछ वैसे काउजेज हैं जिसके चलते, कुछ वैसे रीजंस हैं जिसके चलते इसको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। इसी तथ्य के आधार पे इन मीडिया कर्मियों को कुछ समय के लिए मुंगेर में आने जाने से रोका गया है। तो हमने भी बताया किस आधार पे, तो पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य। तो लोक स्वास्थ्य में ही ये सब कोरोना के जो जितने भी केसेज वगैरह आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, ये सब लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जानना है। 4 मिनट और 4 मिनट। उसके बाद क्या है, हम अनुच्छेद 20 पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20 से जनरली सवाल काफी कम आते हैं, लेकिन उसको आपको जान लेना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 को बोला जाता है, अनुच्छेद 21 को बोला जाता है बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भारतीय संविधान को रीढ़ की हड्डी अनुच्छेद 21 को बोला जाता है। मतलब कि अगर अनुच्छेद 21 न रहता या न रहे तो समझिए कि आपके मौलिक अधिकार का रहना और न रहना बात बराबर ही है। तो अनुच्छेद 21 काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेज के माध्यम से, उनके सामने बहुत सारे केसेज आए, तो उसके माध्यम से समय से फिर उन्होंने उसको एलोबरेट किया और इन्होंने बताया कि, और उस केसेस के माध्यम से उन्होंने कई बार अपना राय रखा कि आर्टिकल 21 में ये सभी अधिकार हैं। तो जनरली आपको आर्टिकल 21 में जो बताया गया है उसमें 2 शब्द बताए गए हैं, प्राण, उसमें ध्यान देना है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब आपका लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी मतलब कि इन आधारों पे आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 21 से बताया गया कि प्राण दैहिक के आधार पे आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। उसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि विधि द्वारा रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, मतलब कि विधि द्वारा जो सम्यक प्रक्रिया है उसके अनुसार ही आपको पर्सनल लिबर्टी मतलब कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से अलग किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर किसी व्यक्ति को फांसी होती है तो कानून में नियम है कि आप वैसे अपराध करेंगे तो आपको फांसी दे दी जाएगी, और जब फांसी होती है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उसका क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि विधि के सम्यक प्रक्रिया के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को, अब व्यक्ति में नागरिक और विदेशी व्यक्ति दोनों शामिल हो गए। अनुच्छेद जो 21 है विदेशी व्यक्ति को भी और यहाँ के नागरिकों को भी, दोनों को प्राप्त है। इसलिए वहां पे बताया गया किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, मतलब कि उसके अनुसार ही अलग किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जनरली हम लोग प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करें। तो आज हम लोग अनुच्छेद 21 सखित देखेंगे और कल फिर हम लोग का यूट्यूब के जरिए हम आप लोग को कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद 21 को विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग को समय पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद। और 19 के बारे में तो आपको बता दिया गया है, 19 से ज़्यादा साल नहीं आता है। हमने जो लिखा है बस उसको आपको पढ़ लेना है।
और 20 के बारे में हम लोग कल फिर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। समयाभाव के चलते ज़्यादा समय लगता और शायद जो हम लोग की क्लिप बन रही है वो उतना अलाउ नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमें अनुच्छेद 21 लाना पड़ा। कल फिर जब हम आएंगे आप लोग के सामने तो अनुच्छेद 20 और 21 पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।